गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और सभी बच्चे कोविड-19 से रिलेटेड सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे। सभी 2 गज की दूरी बनाकर चल रहे होंगे, जब भी बाहर निकल रहे होंगे मास्क पहनकर निकल रहे होंगे और टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश कर रहे होंगे। आज हम अपने मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में पार्ट 8 उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के अपने अधिगम उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। हम इस पाठ को पढ़ने के बाद उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास के संकल्पना जान जाएंगे कि उत्तरजीविता क्या होती है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। उसके बाद हम वृद्धि तथा स्वास्थ्य के बीच पारस्परिक संबंध कि वृद्धि और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है वो जान जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों के लक्षण कि बाल्यावस्था में जो अलग अलग चरण होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे विकास के पड़ावों का वर्णन कि विकास के जो जो पड़ाव हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कि बाल्यावस्था की जो हमारी विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार से क्या क्या विकास होता है, ये हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। सबसे पहले हम उत्तरजीविता का अर्थ जान लेते हैं, मीनिंग ऑफ सर्वाइवल कि सर्वाइवल क्या है। उत्तरजीविता को विषम कठिन परिस्थितियों में भी जीवित बने रहने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विषम या कठिन परिस्थिति मतलब जो भी अगेंस्ट, बिल्कुल मान लो कुछ भी हमारे पास नहीं है, उस परिस्थिति में भी जो परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट हैं उन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उत्तरजीविता बोलते हैं, सर्वाइवल बोलते हैं। उत्तरजीविता का सरल अर्थ क्या है? सरल अर्थ है जीवित बने रहना कि कैसे भी स्थिति हो उसमें हम जीवित रहें, जीवित बने रहें। मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य कि जो हमारे मूलभूत स्तर हैं उस पर हमें जीवने के लिए जीवन संबंधी जो भी अनिवार्य कार्य है वो हम करते रहें, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरजीविता। वर्ष 2007 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार विश्व भर को 92 लाख जीवित पैदा हुए बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 92 लाख जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं। जीवित पैदा होने का क्या मतलब है? बच्चे पैदा तो होते हैं, कई बार क्या होता है मरे हुए भी पैदा होते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि जो 92 लाख जीवित पैदा हुए बच्चे हैं उनमें से वो 5 साल के भी नहीं होते हैं, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। और मरते किन कारणों से? इनमें से 1/3 1/3 से अधिक बच्चे किस कारण से मरते हैं? उनकी मृत्यु किस कारण से होती है? कुपोषण के कारण से होती है। और इसके अलावा विश्व भर में हर साल 5 वर्ष से कम आयु के 5 साल से कम आयु के 17% लगभग 20 लाख बच्चों की मृत्यु हर साल किस कारण से होती है? अतिसार के कारणों से हर साल 5 वर्ष से कम आयु के 17% बच्चे मर जाते हैं। कोई भी बच्चा केवल तभी आदर्श रूप से विकसित हो सकता है जब उसे सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। ऐसा बच्चा जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों एवं अभावों में अपना जीवन यापन कर रहा हो वह कभी भी सही ढंग से विकसित नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में कई बार बच्चों की वृद्धि पूरी तरह से रुक भी जाती है। तो बच्चों में वृद्धि के रुक जाने की स्थिति को हम क्या कहेंगे? विकास की विफलता, ग्रोथ फेलियर। अब हम एक बार जान लेते हैं वृद्धि एवं विकास। अब हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास कैसे एक दूसरे से संबंधित है और इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि का अर्थ शरीर के अंगों के आकार व रूप में बढ़ोतरी है कि वृद्धि क्या है? हमारे शारीरिक अंग जो हैं, जो भी हमारी शारीरिक स्थिति है उसमें वृद्धि होना, उसके आकार में व उसके रूप में बढ़ोतरी होने को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। वहीं पर विकास क्या है? विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों व कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करता है। अभी हमने जाना था कि ग्रोथ फेलियर क्या है। ग्रोथ फेलियर, विकास की विफलता क्या है? बच्चों में वृद्धि के रुक जाने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? विकास की विफलता। विकास को और हम क्या कह सकते हैं? समय के साथ साथ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भाषागत एवं व्यवहार संबंधी परिवर्तनों तथा जीवन की मांग के अनुसार
स्वयं को ढालने के सुव्यवस्थित परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अभी हम वृद्धि एवं विकास में अंतर जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में अब हम अंतर देखेंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक है। मात्रात्मक का मतलब क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मात्रात्मक। और गुणात्मक क्या है? क्वालिटी की, क्वालिटीज़ हम किसी चीज़ की जाने। तो विकास, मात्रात्मक विकास को गिना भी जा सकता है और उसकी क्वालिटी, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है। वृद्धि का उदाहरण है जैसे वृद्धि शारीरिक ऊंचाई, भार व विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के आकार व संरचना में बढ़ोतरी से संबंधित है। मतलब किसी भी चीज़ की, शारीरिक चीज़ की बढ़ोतरी, उसे वृद्धि बोलती हैं। जबकि विकास क्या है? इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। तीसरा अंतर क्या है वृद्धि और विकास में? कि वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। निश्चित अवधि का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारी शरीर की वृद्धि हो सकती है। लेकिन विकास क्या है? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है कि निरंतर हमारे अंदर, निरंतर हमारी किसी न किसी चीज़ का विकास होता रहता है। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है वृद्धि को देखा, मापा व तोला जा सकता है, जैसे शारीरिक लंबाई व भार में वृद्धि तथा दांतों का निकलना आदि। ये क्या है? वृद्धि। वहीं पर विकास का अवलोकन व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार द्वारा ही किया जा सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है? नहीं, हम उसके मैच्योरिटी लेवल देखेंगे, वो कितना मैच्योर है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना विकसित है। नेक्स्ट है वृद्धि व्यक्तित्व के एक आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक संरचना से संबंधित है। वृद्धि क्या है? सिर्फ शारीरिक संरचना से संबंधित है। वहीं पर विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ साथ कार्यात्मकता भी दर्शाता है। आखिरी अंतर वृद्धि और विकास में क्या है? वृद्धि का क्षेत्र संकुचित है। संकुचित मतलब लिमिटेड है, ये सिर्फ शारीरिक वृद्धि तक सीमित है। वहीं पर विकास का क्षेत्र क्या है? विस्तृत। क्यों है विस्तृत? क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। अब हम वृद्धि में विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत विकास का क्या है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में होता है और ये निश्चित क्रम दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी विकास, सेफेलोपॉडल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है? इसमें सिर से शुरू होकर पैर की तरफ विकास होता है। मतलब हमारा विकास, बच्चे का विकास किस साइड से शुरू होता है? सिर की तरफ से, और फिर नीचे की तरफ तक होता चला जाता है। इस क्रम में विकास सदैव सिर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है। इसी कारण गर्भावस्था में पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का तथा आखिर में पैरों का विकास होता है। इसलिए जन्म के समय नवजात का धड़ उसके सिर के अनुपात में छोटा होता है। दूसरा क्रम है विकास होने का निकट से दूर दिशा में विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या है? इस क्रम में शारीरिक विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर आगे की ओर होता है। जैसे कि पहले हृदय तथा पेट, फिर कंधे, बाजू और फिर हाथ विकसित होते हैं। इसी कारण बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना तथा बाद में चलना सीखता है। अगला सिद्धांत हमारा वृद्धि और विकास का है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज तो हो सकती है, परंतु रुकती नहीं है। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है, फिर धीरे धीरे विशिष्टताओं का विकास होता है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ वह उंगलियों का विकास करना सीख जाता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियों का विकास अधिक समय लेता है। नेक्स्ट है विकास की सभी अवस्थाएं समान होती हैं। प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्थाओं का एक जैसा क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे के पहले किसी अवस्था में पहुंच गया फिर दूसरी अवस्था में, नहीं। हर एक बच्चा एक निश्चित क्रम में अवस्थाओं में पहुंचता है। जैसे कि बालक पहले भ्रूणावस्था में, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से गुजरता है, फिर किशोरावस्था में पदार्पण करता है।
कोई भी बालक शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में नहीं जा सकता। अगला विकास का सिद्धांत है विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। शरीर के सभी अंगों के विकास की अपनी अलग गति होती है। जैसे कि किशोरावस्था में हाथ पैरों का विकास पूर्ण हो जाता है, जबकि कंधे अधिक देर से विकसित होते हैं। नेक्स्ट है जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न होती जाती है। ये क्या है? वृद्धि में विकास की दर प्रारंभिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ कम हो जाती है, जबकि भ्रूणावस्था तथा किशोरावस्था में अधिक देखी गई है। आखिरी सिद्धांत है वृद्धि और विकास का सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। चरम सीमा का क्या मतलब है? बच्चों के विकास की गति अलग अलग होने के कारण वे जल्दी या देर से अपने विकास की चरम सीमा अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए उचित पोषण, स्वस्थ वातावरण, सही निर्देशन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण एवं प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा धीरे धीरे विकसित हो रहा है तो वो अपनी चरम सीमा तक की उसकी जितनी हाइट बढ़नी चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ेगा। नहीं, चरम सीमा तक हर बच्चा पहुंचता है अपने विकास की। अब हम आगे जानेंगे विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। अब हम विकास के क्षेत्र देख लेते हैं। विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? गर्भधारण के समय से लेकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के भिन्न अंगों जैसे कि हड्डियों, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर की संरचना तथा अनुपात में भौतिक परिवर्तनों को शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या होता है? मांसपेशियों तथा नाड़ियों की परिपक्वता के अनुरूप शिशु द्वारा विभिन्न कार्य करने की क्षमता अर्जित करने को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास। ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जैसे कि कंधे, जांघों, पेट, उदर तथा पीठ की पेशियों की गतिविधियां आदि। स्थूल क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं तथा अपनी बाहों को हिला सकते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं? इसका तात्पर्य शरीर की छोटी पेशियों पर नियंत्रण से है, जैसे कि कलाई, अंगुलियों या अंगूठे की पेशियां। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं, सिलाई तथा बुनाई इत्यादि कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जाना शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास। अब हम जान लेते हैं संवेदात्मक विकास। संवेदनात्मक विकास क्या है? संवेदी क्षमताएं जैसे कि देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने की क्षमताओं के विकास को संवेदनात्मक विकास कहते हैं। जन्म के समय से ही शिशु की संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती हैं, जो आयु बढ़ने के साथ साथ अधिक कुशल तथा विकसित होती जाती हैं। उदाहरण के लिए जन्म के तुरंत बाद बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को पहचानने लगता है और मीठे तथा कड़वे स्वाद की प्रतिक्रिया करता है। अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सोचने, समझने, याद रखने, समझदारी जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे की सोचने समझने की क्षमताओं के गुणात्मक परिवर्तन आते हैं तथा बच्चा धीरे धीरे जटिल मानसिक क्रियाएं जैसे कि याद रखना, तर्क करना, कल्पना करना आदि सीखने लगता है। एक शिशु के सामने से अगर उसका खिलौना या झुंझुना उठा लिया जाए तो वह उसे भूल जाता है, परंतु अगर हम 1.5-2 वर्ष के बच्चे के सामने से वह खिलौना उठा लेंगे तो वो उस खिलौने को ढूंढने लग जाएगा। तो ये क्या है? इसे वस्तु के स्थायित्व प्रत्यय का निर्माण अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट कहते हैं कि बच्चे को उसके स्थायित्व का बोध हो गया है कि वह खिलौना है। तो ये बोध कब विकसित हो जाता है? 1.5 से 2 साल के वर्ष के बच्चे के बीच में को ये बोध हो जाता है। अगला विकास आता है भाषा का विकास। अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का उचित संयोजन ही भाषा संबंधी विकास कहलाता है। भाषा संबंधी विकास को उन परिवर्तनों के रूप में भी समझा जाता है
जिनके कारण शिशु आयु बढ़ने के अनुरूप दूसरों की भाषा समझने तथा जटिल वाक्यों को बोलने में सक्षम होता जाता है। अगला विकास है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों व सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है। फिर हम देखेंगे भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास क्या है? अपने सुखद या दुखद भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें समाज द्वारा वांछित तथा अपेक्षित रूप से अर्थात सर्व स्वीकार्य ढंग से अभिव्यक्त करना किसके अंतर्गत आता है? भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आगे है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य है स्वयं से अर्थात अपने व्यक्तिगत विचारों के विकास से है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन कौन से व्यक्तिगत गुण तथा कौशल हैं, मेरी भविष्य के लिए क्या आकांक्षाएं हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत आती हैं। अब हम संतुलित आहार के बारे में जान लेते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? हमने अपने पहले चैप्टर्स में, पहले पाठ में भी पढ़ा है आहार संबंधी पोषक तत्व जो हमने पढ़े थे, जिसमें वहाँ पर संतुलित आहार के बारे में जिक्र हुआ था और अच्छे से हमने अपना खाद्य पिरामिड भी पढ़ा था, खाद्य समूह भी पढ़ा था, उसी के अंतर्गत हमने संतुलित आहार पढ़ा था। एक बार फिर से यहाँ ब्रीफ में देख लेते हैं संतुलित आहार क्या होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए संतुलित आहार कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास में संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है, उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। आमतौर पर लड़कों तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं 9 वर्ष की आयु तक एक समान रहती हैं। 10 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात लड़कों तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में अंतर आना शुरू हो जाता है। वैसे तो बाल्यावस्था के संपूर्ण अवधि को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। उनमें से वर्गीकरण का एक तरीका है बाल्यावस्था की आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का यह तरीका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा सुझाया गया है। इसमें बाल्यावस्था को 3 भागों में, चरणों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जिसमें जन्म से 6 माह तथा 6 से 12 माह तक शैशवावस्था को वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है पूर्व विद्यालयी वर्ष, प्री स्कूल ईयर्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष तक। फिर तीसरा चरण है विद्यालयी वर्ष, स्कूल ईयर्स। इसमें 7 से 9 वर्ष तक तथा 10 से 12 वर्ष तक बच्चों को बांटा गया है। आगे हम जानेंगे वृद्धि तथा स्वास्थ्य में क्या संबंध है। अब हम वृद्धि तथा स्वास्थ्य में संबंध पढ़ेंगे। वृद्धि तथा स्वास्थ्य में आपस में क्या संबंध है? हम सभी जानते हैं कि बच्चों को सामान्य रूप से वृद्धि करना उसके अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख इंडिकेटर है, किंतु केवल सामान्य वृद्धि ही बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के पूर्वानुमान के लिए पर्याप्त नहीं है। एक बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ संसाधनों की तथा स्थितियों की उपस्थिति अनिवार्य है। उनमें से कुछ स्थितियां हैं, जैसे कि बच्चे के लिए पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था, सुरक्षित, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, माताओं द्वारा धूम्रपान तथा शराब के सेवन जैसी आदतों से परहेज करना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चे का स्वस्थ रूप से विकास हो पाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बच्चे द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यात्मक क्षमताएं अर्जित करने के लिए सामान्य वृद्धि तो केवल एक प्रकार की अनिवार्य स्थिति है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त स्थितियाँ भी अनिवार्य होती हैं। विभिन्न अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि जीवन काल के पहले 5 वर्षों तक सभी बच्चे लगभग एक समान रूप से ही बढ़ते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान लगभग सभी बच्चे एक ऐसे सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण में रहते हैं जहां उनकी सभी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। संभवतः इसी कारण से समृद्ध तथा शिक्षित भारतीय परिवारों के बच्चों की वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान ही होती है। हालांकि उसके बाद अर्थात मतलब 5 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष तो सबकी सेम डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसके बाद
किसी प्रकार के संक्रमण या असंतुलित अथवा अपर्याप्त आहार के कारण बच्चों की वृद्धि में रुकावट या धीमापन आ सकता है। तो वैश्विक स्तर पर बच्चों की वृद्धि को जांचने अथवा उसकी निगरानी के लिए वृद्धि चार्टों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम एक बार वृद्धि चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि चार्ट क्या होता है, उसको एक बार देखेंगे। ये हम पिक्चर में देख रहे हैं वृद्धि चार्ट, ग्रोथ चार्ट। इसमें क्या है, एक एक्स एक्सिस पर हमने आयु ली है और वाई एक्सिस पर वज़न लिया है कि आयु के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे वज़न में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला वक्र है वृद्धि वक्र का समतल, फ्लैट होना। इसमें ये जो फ्लैट हुआ है वृद्धि वक्र, ये क्या दर्शाता है, वृद्धि रुक चुकी है अर्थात थम चुकी है। ये जो बीच का हिस्सा है वृद्धि का रुक जाना, ये हमें क्या दिखा रहा है कि वृद्धि हमारी रुक चुकी है। वहीं पर दूसरा वृद्धि वक्र का ऊपर की ओर बढ़ना, ये जो स्टार्टिंग हो रही है 0 से, वृद्धि वक्र ये जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, यह वृद्धि का निरंतर रूप से जारी रहना दर्शा रहा है। फिर हमने देखा वृद्धि रुकने के बाद ये जो वक्र है ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है। तो वृद्धि वक्र का नीचे गिरना क्या दर्शा रहा है, यह दर्शाता है कि वृद्धि अपने सामान्य मानकों से पिछड़ रही है। तो यदि वृद्धि थमने या पिछड़ने की स्थिति में बच्चे को अतिरिक्त पोषण दिया जाए तथा संक्रमणों का समुचित उपचार किया जाए तो वृद्धि फिर से होने लगती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि वृद्धि चार्ट क्या है। आगे हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब विकास की अवस्थाएं क्या हैं और ये जानना क्यों आवश्यक है। बाल विकास को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में समझना ज़रूरी है, जिन्हें विकास की उपलब्धियां यानी कि मील के पत्थरों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। मील का पत्थर से हमारा क्या तात्पर्य है, मील के पत्थर का तात्पर्य उन विशिष्ट क्षमताओं, कार्यों अथवा कौशलों से है जो अधिकांश बच्चे किसी एक विशिष्ट आयु सीमा में अर्जित कर लेते हैं। मतलब कोई भी स्किल्स, कोई भी स्पेशल एबिलिटी जो हम पर्टिकुलर अपनी एज रेंज में सीख जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मील के पत्थर। मील के पत्थरों का प्रयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि किसी बच्चे का विकास उसकी आयु के अनुरूप है या नहीं। इन्हें विकास के मानदंड भी कहा जाता है कि मील का पत्थर की इस पर्टिकुलर एज में बच्चे को ये आ जाना चाहिए, दूसरी एज में ये आ जाना चाहिए। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, विकास के मानदंड भी कह सकते हैं। मानव जीवन अवधि को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी है आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व विद्यालय, ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। तीसरी है मध्य बाल्यावस्था, ये 6 से 11 वर्ष तक होती है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था, ये 11 से 18 वर्ष तक होती है। और फिर बाद में आती है हमारी प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष तथा उससे अधिक। ये सारी हमारी क्या है, मानव जीवन अवधि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इन विभिन्न अवस्थाओं को जानने के बाद हम अब बारी बारी से अच्छे से विभिन्न चरणों में विकास किस तरह से होता है ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नवजात जो न्यूनेट्स, जो बिल्कुल नवजात नए शिशु होते हैं जो पैदा होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नवजात, उसके बारे में जानेंगे। नवजात हम किन्हें बोलते हैं, नवजात शब्द का प्रयोग उस शिशु के लिए किया जाता है जो अपने जीवन के प्रथम माह में होता है। मतलब पैदा होते ही जो पहले महीने का बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नवजात। वैसे तो सभी नवजात शिशु पूरी तरह से वयस्कों पर ही निर्भर होते हैं, परंतु उनमें ऐसी अनेक क्षमताएं होती हैं जो उन्हें उनके वातावरण के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। वास्तव में नवजात शिशु हमारी कल्पना से कहीं अधिक सचेत होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, इनकी प्रतिक्रियाएं रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं नवजात शिशुओं के। नवजात शिशुओं में जन्म के समय ही कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो उन्हें उस समय तक जीवित रहने तथा उसे अनुकूलित करने में सहायता करती हैं जब तक कि उनकी क्रियात्मक क्षमताएं का विकास नहीं हो जाता। नवजात शिशु जन्म के समय स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकती, परंतु कुछ उद्दीपनों की फलस्वरूप सामान्य प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, जैसे कि पलक को झपकाना,
जब कोई चीज़ आँख को छूती है तो आँखें अपने आप ही पलक को झपका लेती हैं। आँखों का झपकना एक प्रकार का प्रतिवृत्त है। चूसने का प्रतिवृत्त जो स्तनपान में सहायक होता है। निष्कासन का प्रतिवृत्त जो मूत्र तथा मल त्यागने में सहायता करता है। दूसरी क्षमताएं हैं संवेदनात्मक क्षमताएं, सेंसरी कैपेबिलिटीज़। ये क्या हैं? जैसे कि जन्म के समय दृष्टि सबसे अधिक विकसित संवेद होता है। नवजात शिशु तेज रोशनी के संपर्क में आने पर आँख झपककर दृष्टि होने का संकेत देता है। नवजात शिशु किसी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आँखों से कर सकते हैं। उसका संकेंद्रण फोकस सबसे बेहतर तब होता है जब कोई वस्तु व्यक्ति उनके चेहरे के लगभग 8 इंच की दूरी पर होती है। नवजात शिशुओं में मानव चेहरे पर दृष्टि केंद्रित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नवजात शिशु ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं तथा किसी भी अन्य ध्वनि की अपेक्षा वे मानव ध्वनि के प्रति सबसे अधिक अनुक्रियाशील होते हैं। नवजात शिशुओं में मूल स्वादों जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन इत्यादि के बीच अंतर कर सकते हैं। नवजात शिशु स्पर्श के प्रति भी अनुक्रियाशील होते हैं। नवजात शिशु सुगंध एवं दुर्गंध के बीच अंतर कर सकते हैं। जैसे कि शिशु अपना चेहरा दुर्गंध से परे हटाकर अनुक्रिया दर्शाते हैं। नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं और जब वे जागे हुए और सचेत होते हैं उस दौरान वे अपने आसपास देखते रहते हैं तथा उनकी देखभाल करने वाले उनके साथ बातचीत करते हैं तो वे इसे पसंद भी करते हैं। नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताने की चेष्टा करते हैं। नवजात शिशु का रोना उसकी भूख, गुस्से, दर्द या असहजता का संकेत होता है। आमतौर पर देखभाल करने वाले व्यक्ति विशेषकर माँ शिशु के रोने के कारणों को समझने में समर्थ होती है। तो अभी तक हमने विकास की अवस्थाएं जानी, नवजात शिशु के बारे में जाना, वृद्धि चक्र जाना, हमने वृद्धि और विकास में अंतर जाना। आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे विभिन्न चरणों में विकास। विभिन्न चरणों में विकास ये हम अपनी वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी इस वीडियो को। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और किसी को अगर कोई क्वेरीज़ हैं बेटा वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या पर्सनली फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।